Students, welcome to my YouTube channel. So how are you all? So let's start our fourth part of chapter sound from class 8 Frank experience, and 3 parts I have already uploaded, and if you have not seen yet, go there and watch. So let's start about the audible and inaudible. ऑडिबल सुनने वाली, इनऑडिबल जो सुनाई नहीं देती, तो ऐसी भी साउंड्स होती हैं. सो ह्यूमन बींग्स कैन हेयर साउंड इन द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. इतनी फ्रिक्वेंसी की जो वॉइस है वही जो ह्यूमन है वो उसको सुन सकते हैं. इससे नीचे या इससे ज़्यादा हर्ट्स की जो साउंड्स हैं उनके लिए इनऑडिबल होती हैं. सो दीज आर कॉल्ड ऑडिबल फ्रिक्वेंसीज. इनके बीच की जितनी भी फ्रिक्वेंसीज होती है वो ऑडिबल होती है, जो कि सुन पाते हैं. एंड द साउंड वेव्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज ऑडिबल फ्रिक्वेंसीज आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड्स. और इससे इस फ्रिक्वेंसी की जो भी साउंड्स होती हैं उनको ऑडिबल साउंड्स कह देते हैं. द वाइब्रेशंस अबव और बिलो दिस फ्रिक्वेंसी रेंज डू नॉट प्रोड्यूस एनी सेंसेशन ऑफ साउंड इन आर ईयर एंड आर देयर फॉर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड. अगर मैं कहूँगी 15 हर्ट्स की साउंड आपको सुनाई देगी, नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वो रेंज से कम है. अगर 30,000 हर्ट्स की वॉइस है तो भी हमें सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वो भी इस रेंज से ज़्यादा है. तो उन सबको बोलते हैं हम इनऑडिबल साउंड्स. द ह्यूमन वॉइस कैन प्रोड्यूस साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी बिटवीन 60 हर्ट्स टू 13 हर्ट्स. तो ह्यूमन की जो वॉइस है वो इस रेंज में प्रोड्यूस होती है. द साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्स आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक. तो अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की साउंड्स होंगी तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स बोलते हैं. वी कैन नॉट हीयर दैम, क्योंकि वो ज़्यादा है तो हम नहीं सुन सकते. सम एनिमल्स सच एज द डॉग्स, लेपर्ड्स, मंकीज एंड डियर कैन हीयर अल्ट्रासोनिक साउंड. बट ये जो एनिमल्स हैं दे कैन हेयर अल्ट्रासोनिक. 20 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड वो सुन सकते हैं. सम एनिमल्स सच एज बैट्स कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड. और ये जो बैट्स हैं, चमगादड़ हैं, ये तो प्रोड्यूस ही करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड. अल्ट्रासोनिक साउंड फाइंड्स मैनी यूजेस दीज डे. अब ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स हैं जो हमें सुनाई नहीं देती, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा है, इनके बहुत सारे यूजेस भी हैं आजकल के टाइम पे. उसकी हम बात करेंगे. दे आर यूज्ड इन इक्विपमेंट टू डायग्नोज मेडिकल प्रॉब्लम. आपने सुना होगा कि बड़े लोग बात करते हैं इसकी अल्ट्रासोनोग्राफी करवा दो. तो अल्ट्रासोनोग्राफी में यही होता है. तो इसमें डायग्नोसिस होता है आपके, जैसे स्टमक की अगर हो रही है, एब्डोमेन की हो रही है, तो वहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स डालते हैं जो कि आपके ऑर्गन से टकरा कर वापस आते हैं और फिर वो इमेज ले लेते हैं. ठीक है, तो मेडिकल प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने में काम आती हैं. द साउंड्स ऑफ द फ्रिक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज. और जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं उनको बोलते हैं इंफ्रा. ज़्यादा अल्ट्रा, कम है इंफ्रासोनिक्स. एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स एंड बर्ड्स कैन हेयर इंफ्रासोनिक साउंड्स. और जो एलिफेंट और बर्ड्स हैं वो इंफ्रासोनिक साउंड जो है वो सुन सकते हैं. नो मोर दैट द गैल्टन्स विसल, ऑल्सो नोन एज अ डॉग विसल. ये जो गैल्टन की विसल थी इसको डॉग विसल भी बोलते हैं. इज़ अ टाइप ऑफ अ विसल यूज्ड इन द ट्रेनिंग ऑफ डॉग्स एंड कैट्स. जो गैल्टन विसल्स है ये डॉग और कैट को ट्रेन करने में काम आती थी. इट वॉज इन्वेंटेड बाय द फ्रांसिस गैल्टन. और फ्रांसिस गैल्टन ने इसको इन्वेंट किया था. अ डॉग विसल इज़ विद इन द रेंज ऑफ 16,000 हर्ट्ज टू 92,000 हर्ट्ज. इसकी रेंज देखो कितना अल्ट्रासोनिक है. द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ अ डॉग विसल इज़ लार्जली आउट ऑफ द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बींग्स. मतलब ह्यूमन बींग जिस तरह सुन सकते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा इसकी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी थी. ठीक है, नाउ गेट इट राइट. ऑल्दो एक्स रेज कैन बी यूज टू फोटोग्राफ बोन इन साइड द बॉडी, दीज रेज कैन नॉट बी यूज टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ अ बेबी डेवलपिंग इन द मदर्स वॉर्म. अब क्या कह रहे हैं कि आपने एक्सरे सुना होगा जिससे बोन्स की इमेज स्केलेटन की हमें दिख जाती है. बट अगर किसी मदर के वॉम्ब में, यूट्रस में बेबी डेवलप हो रहा है तो वो कैसा डेवलप हो रहा है, कितना डेवलप हो गया, उसके अंदर के ऑर्गन्स कहते हैं वो तो नहीं देख सकते. सो द रीज़न इज़ दैट एक्सरेज कैन हार्म द बेबी. क्योंकि वो जो एक्सरेज हैं वो बेबी को हार्म करते हैं, ये एक्सरेज होती हैं. द मेथड टू चेक द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी यूटिलाइज द स्पेशल काइंड ऑफ साउंड टू बिल्ड अप अ पिक्चर ऑफ द बेबी. तो इसके लिए हम स्पेशल साउंड, जो हमें अल्ट्रासोनोग्राफी की बात करी थी, उसको यूज़ किया जाता है ताकि बेबी की पिक्चर हमें मिल जाए. द नेम ऑफ टेक्निक इज़ कॉल्ड द अल्ट्रासोनोग्राफी. तो उस टेक्निक को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं. नाउ कम टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. देयर आर द 4 फैमिलीज और द कैटेगरीज ऑफ द
म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरीज होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक होते हैं स्ट्रिंज इंस्ट्रूमेंट जिसमें वायर्स लगी होते हैं, जैसे कि गिटार हो गया, वायलिन है, वीणा है, सितार है। ठीक है। द स्ट्रिंज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैव द टॉट स्ट्रिंग्स, मतलब टाइट करके स्ट्रिंग्स को बांधा जाता है, माउंटेड ओवर द स्पेशली डिजाइंड वुडन फ्रेम्स। ये अलग अलग डिज़ाइंस के वुडन फ्रेम्स है, उस पर लगाया जाता है। विच आर पार्शली हॉलो वाइल ट्रैप्ड एयर फॉर्म्स एन एयर कॉलम, तो जिसके अंदर थोड़ा सा होल्स होते हैं, है ना, अंदर से खाली होता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉलम्स होती हैं वायर्स की, जहाँ पे दबाते हैं तो एयर ट्रैप हो जाती है उसके अंदर। द एयर कॉलम इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ द म्यूजिकल साउंड ड्यू टू द रेजोनेंस, तो अंदर तो खोखला है वो, तो उसके अंदर जब एयर घूमती है तो उसकी रेजोनेंस डेवलप होती है ना, ऊंची आवाज़ डेवलप होती है। सो व्हेन द स्ट्रिंग्स आर प्लग्ड और स्ट्रक्ड और प्ले विद अ बो, दे वाइब्रेट टू प्रोड्यूस अ म्यूजिकल साउंड ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। तो जब इनकी जो स्ट्रिंग्स हैं, जो वायर्स हैं, उनको प्लग किया जाता है, खींचा जाता है, या स्ट्रक किया जाता है, या वो जो हाथ में पकड़ के बजाते हैं गिटार, उससे वाइब्रेट किया जाता है, तो म्यूज़िकल साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जिसकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है कि इस तरीके की वॉइस वो प्रोड्यूस करेगी। द पिच ऑफ द साउंड ऑफ अ स्ट्रिंज इंस्ट्रूमेंट कैन बी चेंज्ड बाय ऑल्टरिंग इट्स लेंथ। आपने देखा होगा कि कई जो म्यूजिशियन होते हैं यहाँ पे टाइट कर रहे होते हैं, यहाँ पे सेटिंग कर रहे होते हैं, है ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो उसको स्ट्रिंग को सेट कर रहे होते हैं ताकि उनकी लेंथ को ऑल्टर कर पाएँ, ताकि उनकी जो म्यूज़िक वो प्ले करें तो वो अच्छे से सुनाई दे। ये तो हो गए स्ट्रिंज। अब आते हैं विंड और रीड इंस्ट्रूमेंट, जो कि हवा मतलब फूंक मार के जो बजते हैं। द विंड इंस्ट्रूमेंट्स मेक यूज़ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, इसमें भी एयर कॉलम वाइब्रेट होती है। इन दीज इंस्ट्रूमेंट द एयर इज़ ब्लोन ईदर डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली हम जैसे फ्लूट में हम ब्लो करते हैं, और थ्रू द रीड्स, जैसे ये रीड्स हो गए बैक पाइप में, है ना। तो फ्लूट, शहनाई, बैक पाइप्स एंड द बगल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ विंड पाइप्स। तो ये क्या है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं विंड इंस्ट्रूमेंट्स के। नाउ परकशन और मेम्ब्रेन, तबला जैसे बजाते हैं ऊपर परकशन करते हैं, इस पर मेम्ब्रेन एक पूरी की पूरी ऐसे लेयर होती है ना, इधर भी लेयर है, इधर भी लेयर है, तो इसको मेम्ब्रेन बोल रहे हैं ना। तो ये मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर परकशन करते हैं, बजाते हैं उसको। हैव अ टॉट मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन वो भी टाइट होती है। ओवर अ होलो मेटल और वुडन फ्रेम, अब इसके अंदर भी क्या है, खाली है, अंदर इधर अंदर खाली है, बिल्कुल खोखला है। तो जब ये बजता है उसके अंदर की एयर जो होती है वाइब्रेट होती है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। व्हेन द मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्ड इट प्रोड्यूसेस अ म्यूजिकल साउंड। ढोलक, तबला, मरिंदंगम एंड द ड्रम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। तो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जाम्पल्स हो गए। नाउ घना वाद्य, ये क्या है, सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन आवर कंट्री डू नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द अबव कैटेगरीज। इन तीनों कैटेगरीज के नहीं है, एक अलग कैटेगरी है। दे कैन बी प्लेस्ड इन द फोर्थ क्लास ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसको हम फोर्थ क्लास में रख सकते हैं घना वाद्य में। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर सिंपली बीटन और स्ट्रक्ड इन अ रिदम टू प्रोड्यूस अ म्यूजिकल साउंड। तो ये आपने देखा होगा, जो किम्बल्स हैं, ये जो भजन्स होते हैं तब प्ले किए जाते हैं, घट्टम भी प्ले होता है। और ये जो जल तरंग भी आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे डाल के देखना, इसमें भी बहुत अच्छी वॉइस आती है। इसमें पानी और बाउल्स का साइज़ भी डिफरेंट होता है और पानी का लेवल भी डिफरेंट होता है, तो जब बजाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट साउंड आती है। सो दीज आर सिंपली बीटन और स्ट्रक्ड इन अ रिदम टू प्रोड्यूस अ म्यूजिकल साउंड। द किम्बल्स, मंजीरा, द घटम, मड पॉट्स एंड द जल तरंग आर एग्जाम्पल ऑफ द घना वाद्य एज शोन इन फिगर 10.19। नाउ एक एम दिया है टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस बाय द जल तरंग। जल तरंग से किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है, तो इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड है 6 to 8 टम्बलर बाउल्स ले लिए, वाटर ले लिए, एक वुडन स्टिक ले ली। प्रोसीजर, टेक 6 to 8 टम्बलर्स और बाउल, फिल ईच विद वाटर। द अमाउंट ऑफ द वाटर इन ईच बॉल शुड बी लिटल मोर देन द प्रीवियस बॉल, जितना छोटा है उतना कम है, जैसे जैसे बढ़ाते रहेंगे बढ़ता रहेगा। इन अ जल तरंग द फ्रिक्वेंसी इन ईच कप इज एडजस्टेड यूजिंग द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे एडजस्ट कैसे कर रहे हैं फ्रिक्वेंसी, अप्रोप्रिएट जितना चाहिए उस बाउल में पानी उतना डालकर। दस यू गेट बाउल्स फिल्ड विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल्स, जिससे आपके
हर जो बाउल है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल तक फिल हुआ पड़ा होगा। सो इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू द अदर, धीरे धीरे उसके लेवल को बढ़ाते रहते हैं, बाउल का साइज भी बड़ा हो रहा है। टेक अ वुडन स्टिक एंड स्ट्राइक द टम्बलर एंड बॉल्स इन सक्सेशन। जैसे आप कई बार पियानो बजाते हो, एक ही स्ट्रोक में पूरा पियानो बजा देते हो, टिंग निकलती आवाज़ है ना। इसी तरीके से आप जैसे एक ही स्टिक को जब लेके जाओगे सारों पे बजाते हो तो टन 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 ऐसी आवाज़ आएगी। ऑब्जर्वेशन, अ प्लीजेंट म्यूजिकल साउंड आर हर्ड, बहुत अच्छी सी आवाज़ आती है, आप यूट्यूब पे ज़रूर देखना। अ मेलोडियस जल तरंग इज मेड। सो कंक्लूजन, एज द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इन द टम्बलर डिक्रीज, जैसे जैसे ऊंचाई जितना भरा है हमने वो कम होता रहता है, द पिच ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इंक्रीजेज, पिच बढ़ती रहती है, एंड द साउंड बिकम्स शिलर, और साउंड जो है वो शार्प होती रहती है। द सीता लक्ष्मी डोरास्वामी हैज़ वॉज एन accomplished फीमेल आर्टिस्ट ऑफ द जल तरंग इन इंडिया। ये फीमेल बहुत फेमस आर्टिस्ट है। शी वॉज ओनली फीमेल म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड द गोल्ड मेडल ऑफ ऑनर बाय द म्यूजिक अकेडमी। इन्हीं को ही ओनली गोल्ड मेडल मिला है म्यूजिक अकेडमी से। शी वॉज ऑल्सो ओनली जल तरंग म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड बाय द कलामणि अवॉर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टू रिकॉग्नाइज हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन reviving a dying art and representing the equal opportunities for women in performing arts। और उनको गवर्नमेंट की तरफ से कलामनी अवार्ड मिला है इस, क्योंकि ये जो म्यूज़िक का मेथड है ये बहुत टाइम पहले मतलब गायब सा हो गया था। फिर जो ये गायब हो रहा था उसको बोला डाइंग आर्ट, तो इन्होंने उसको रिवाइव किया है। और ये भी बताया है कि जो वुमेन्स हैं वो भी इक्वली परफॉर्म कर सकती हैं इन सब में। Now, no more. The Gol Gumbaj at the Vijaypura, Karnataka is an architectural marvel। मतलब एक बहुत ऐसी चीज़ है कि जो हम सोचेंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बट ऐसा बना है एक आर्किटेक्चर चेंजेस की वजह से। सराउंडिंग द डोम ऑफ द मोनूमेंट इज़ अ बालकोनी विच इज़ नोन एज अ विस्परिंग गैलरी। ये जो डोम है ऊपर की तरफ, इसको विस्परिंग गैलरी बोलते हैं। इवन स्लाइटेस्ट विस्पर फ्रॉम द गैलरी इको इटसेल्फ, अगर बहुत छोटा सा भी विस्पर करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इको होता है, अराउंड 10 टाइम्स ज़्यादा उसमें इको होती है। वट इज़ अमेजिंग इज़ दैट द इको फ्रॉम द सर्टेन स्टॉप कैन बी कंटिन्यूसली हर्ड फॉर 25 सेकेंड। कहीं से भी हम कुछ छोटा सा भी बोलेंगे तो 25 सेकेंड्स तक हमें वो इकोज जो है वो सुनाई देती हैं। द गोलकोंडा फोर्ट इन हैदराबाद इज़ ऑल्सो वैन नोन फॉर इट्स एकॉस्टिक सिस्टम। ये जो गोलकोंडा फोर्ट है इसमें भी कुछ अच्छा है, कुछ डिफरेंट है। वाइल एंटरिंग फ्रॉम द मेन गेट ऑफ द फोर्ट, जैसे आप मेन गेट से एंटर करोगे, इफ़ वन क्लैप, अगर एक ताली मारोगे, क्लैप करोगे, देन द इकोज आर हर्ड इन द दरबार हॉल। अंदर की तरफ दरबार हॉल है, वहाँ पे इको सुनाई देती है। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द फोर्ट, जो कि उस फोर्ट का हाईएस्ट पॉइंट है, सम 128 मीटर्स अवे, इतनी दूर है, तो वहाँ पे भी जो है उसकी इको सुनाई देती है। अब बात आती है म्यूज़िक एंड नॉइज़। म्यूज़िक और नॉइज़ में क्या फ़र्क है? म्यूज़िक हम चलाते हैं वो तो हमें अच्छा लगता है सुनने में, बट जो शोर हो रहा होता है वो अच्छा नहीं लगता। जबकि म्यूज़िक हम तेज़ वॉइस में भी सुनते हैं तो भी अच्छा लगता है। सो वी हियर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज अराउंड अस। तो बहुत डिफरेंट सोर्सेज है जहाँ से हमें आवाज़ आती है। सम ऑफ दीज साउंड्स आर प्लीजेंट टू द ईयर, इनमें से कुछ तो अच्छी लगती है, एंड सम आर नॉट। साउंड्स विच गिव अ प्लीजेंट एंड कम्फर्टिंग सेंसेशन टू द ईयर आर कॉल्ड म्यूजिक। तो ऐसी साउंड्स जो हमारे कान के लिए एक तो कंफर्ट होती है, कंफर्टिंग सेंसेशन देती है, अच्छी लगती है हमारे कानों को, उसको म्यूज़िक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल और मेलोडियस सॉन्ग्स और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, या तो कोई सॉन्ग लगाया आपने या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है तो भी आपको अच्छा लगेगा। एनी साउंड दैट इज़ अनप्लीजिंग, जो अच्छी नहीं लग रही है, एंड डिस्टर्ब टू द ईयर, और कानों को भी अच्छी नहीं लग रही, डिस्टर्ब कर रही है, इज़ कॉल्ड नॉइस। फॉर एग्जाम्पल द साउंड प्रोड्यूस बाय द वेरियस मशीन। आप किसी फैक्ट्री में जाओ और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीन चल रही है तो आपको आदत नहीं है तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एंड द साउंड ऑफ टू मैनी पीपल टॉकिंग एट द सेम टाइम, क्लासेस में चपड़ 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 आप लोग बोलते रहते तो टीचर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। द बार्क ऑफ अ डॉग एंड द साउंड ऑफ अ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, बहुत तेज एयरक्राफ्ट जा रहा है तो भी आपको अच्छा नहीं लगा, एक डॉग बहुत तेज बार्क कर रहा है तो भी आपको अच्छा नहीं लगा, तो वो क्या है? नॉइस है। अब बात आती है नॉइज़ पोल्यूशन की। जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन होता है, ऐसे नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द एनवायरनमेंट बाय द अनडिजायरेबल लाउड एंड हार्श साउंड्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज इज कॉल्ड द
नॉइज़ पोल्यूशन, तो एनवायरनमेंट में जब डिस्टरबेंस होती है किसकी वजह से, जो हमें नहीं चाहिए, अनडिज़ायरेबल, कोई भी कुछ बोल रहा है या लाउड और हार्श साउंड्स आ रही है अलग अलग सोर्सेज से, उससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। द नॉइज़ पोल्यूशन इज़ अ फिनोमिना ऑफ द 20th सेंचुरी, पहले नहीं था, 20th सेंचुरी में हुआ है। द इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑफ द ह्यूमन बींग ऑन द वेरियस काइंड ऑफ मशीन्स, क्योंकि हम वेरियस काइंड ऑफ मशीन्स पे डिपेंड हो गए हैं, अपने घर पर भी और वर्क प्लेस पे भी, फैक्ट्रीज में भी, हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू नॉइज़ पोल्यूशन, जिसने नॉइज़ पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। द नॉइज़ पोल्यूशन इज़ अ पर्टिकुलर प्लेस इज़ डिटरमाइंड बाय द टू फैक्टर्स, किसी जगह पे अगर नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है तो वो टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नेमली उस साउंड की लाउडनेस क्या है, कितना ऊंचा बज रहा है, या ड्यूरेशन कितनी है उस नॉइज़ की इस पर्टिकुलर प्लेस पे। अब उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है नॉइज़ पोल्यूशन के? द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन आर एज फॉलोज। तो नंबर 1 क्या है? नॉइज़ इन द सराउंडिंग इंटरफेस विद द स्पीच इंटरैक्शन विद अनदर पर्सन। अब मैं बात कर रही हूँ आपसे और साथ में बहुत कोई तेज म्यूज़िक बजाने लगा है, तो हमें आपस में एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होगी, तो इससे ये इशू होता है। अ लॉन्ग एक्सपोजर टू द नॉइज़ पोल्यूशन में रिजल्ट इन लॉस ऑफ हियरिंग, बहुत लंबे टाइम तक अगर नॉइज़ पोल्यूशन के आप एक्सपोजर में रहते हो तो आपको सुनने में भी कमी आ सकती है। द नॉइज़ पोल्यूशन रिड्यूसेस कंसंट्रेशन एंड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ वर्क एफिशिएंसी, अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आपके आसपास तो कंसंट्रेशन कम हो जाता है और वर्क की एफिशिएंसी कम हो जाती है। द नॉइज़ कॉजेज एंगर, हेडेक, इरिटेबिलिटी एंड स्ट्रेस लीडिंग टू स्लीप डिस्टर्बेंसेस, और नॉइज़ से क्या हो सकता है? गुस्सा बढ़ता है, हेडेक होता है, इरिटेबिलिटी, स्ट्रेस होता है, जिससे स्लीप डिस्टर्ब होती है। द नॉइज़ कैन ऑल्सो कॉज द लॉस ऑफ नाइट विजन, नाइट विजन में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है, और मे लीड टू द कलर ब्लाइंडनेस, मतलब कुछ कलर्स हैं जो आपको डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाते, ठीक है, तो वो कलर ब्लाइंडनेस में आते हैं, तो उनसे देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। इसलिए आपको धीरे धीरे सुनना चाहिए, कोई नॉइज़ पोल्यूशन कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए। नाउ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉइज़, कैसे रोक सकते हैं, कैसे बच सकते हैं और फिर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन मॉडर्न सोसाइटी वी कैन नॉट एलिमिनेट नॉइज़, आजकल के टाइम पे हम नॉइज़ को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, बट कैन लोअर इट्स लेवल टू बियरेबल लिमिट्स, लेकिन कम कर सकते हैं ताकि हम उसको बियर कर पाएँ। बाय टेकिंग द फॉलोइंग मेजर्स, क्या कर सकते हैं? मशीन शुड बी डिज़ाइन इन सच ए वे दैट दे प्रोड्यूस मिनिमम नॉइज़, मशीन्स ही ऐसी बनाए कि उससे मिनिमम नॉइज़ जो है वो प्रोड्यूस हो। हैवी मशीन्स शुड बी केप्ट ऑन अ थिक रबर मैट्स टू अब्जॉर्ब वाइब्रेशन, जो हैवी मशीन्स हैं जो बहुत ज़्यादा वॉइस करती हैं उसको रबर मैट्स पे रख दो ताकि जो उसकी वाइब्रेशंस हैं वो जो रबर मैट है वो एब्जॉर्ब कर ले। ऑल ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रिक जनरेशन शुड बी प्रोवाइडेड विद सोफिस्टिकेटेड साइलेंसर, जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं या इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं उसमें बहुत अच्छे से साइलेंसर लगे होने चाहिए ताकि उनकी वॉइस नॉइज़ पोल्यूशन ना करे। हैवी व्हीकल शुड नॉट बी अलाउड इन रेजिडेंशियल एरिया, जैसे ट्रक ट्रैक्टर हो गए तो रेजिडेंशियल एरिया में वो ना चले। यूज़ ऑफ द लाउड स्पीकर शुड बी बैन, लाउड स्पीकर बैन होने चाहिए। फैक्ट्रीज शुड बी रीलोकेटेड फार अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, जहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनसे दूर फैक्ट्री लगाई जाए। टेलीविज़न, रेडियो एंड म्यूज़िक सिस्टम शुड बी प्लेड एट अ लोअर वॉल्यूम, और ये तीनों चीज़ों भी लोअर वॉल्यूम पे चलनी चाहिए। ट्रीज़, श्रब्स एंड बुशेस मस्ट बी प्लांटेड एज दे एब्जॉर्ब साउंड, और अपने आसपास ट्रीज़, श्रब्स और बुशेस लगाएं ताकि ये साउंड्स को एब्जॉर्ब कर पाए। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर स्टूडेंट्स, एंड होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये चैप्टर पढ़कर, क्योंकि 9th-10th क्लास में इसका हायर लेवल आएगा तो आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी तो आप आगे का भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। एंड इन लास्ट, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।